आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ अच्छे से देखा है और सिर्फ वो बातें लेकर आए हैं जो यूपीएससी एग्जाम के लिए सच में काम आने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, एकदम आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से शुरू करते हैं। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी है। जी, खबर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज फरीदाबाद हरियाणा में 32वीं यानी 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल NZC। हाँ, और ये सुनने में शायद एक रूटीन सरकारी बैठक लगे, लेकिन यूपीएससी के लिहाज से इसके अंदर बहुत कुछ है। एग्जैक्टली ये GS2 सिलेबस से सीधे जुड़ता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद, सेंटर स्टेट रिलेशंस और स्टैचुरी बॉडीज यानी वैधानिक निकाय। बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है, जैसे जोनल काउंसिल्स क्या हैं, स्टैच्यूटरी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका अध्यक्ष कौन होता है, ये सब सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये जोनल काउंसिल्स आखिर हैं क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जोनल काउंसिल्स स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, वैधानिक निकाय। मतलब ये संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्हें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। अच्छा, 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये तो वही है जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया था। सही पकड़े। और ये फैजल अली कमीशन 1953 की सिफारिश पर किया गया था। उस समय का माहौल सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ था और रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी चिंता थी। हाँ, ये डर था कि कहीं भाषाई या क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय एकता पर भारी ना पड़ जाए। एग्जैक्टली। तो इन काउंसिल्स का मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए, राज्यों के बीच पनप रहे क्षेत्रवाद को कम किया जाए और विकास के मुद्दों पर सहयोग को बढ़ाया जाए। और इनकी प्रकृति कैसी है? क्या इनकी सिफारिशें राज्यों पर बाइंडिंग होती हैं? नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ एडवाइजरी या सलाहकार निकाय हैं। इनकी सिफारिशें बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं होती। ओके, और इनकी संरचना मतलब कॉम्पोजिशन कैसा होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो देश में कुल 5 जोनल काउंसिल्स हैं और इन सभी के कॉमन चेयरमैन होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नहीं, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, जोनल काउंसिल्स की नहीं। अच्छा, और वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरमैन सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, रोटेशन से 1-1 साल के लिए। जैसे इस 32वीं बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री वाइस चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो चेयरमैन हो गए गृह मंत्री, वाइस चेयरमैन रोटेशन से मुख्यमंत्री, और मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबर्स में सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, हर राज्य से 2 और मंत्री और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक शामिल होते हैं। अब आते हैं इस 32वीं बैठक के एजेंडा पर। आपने कहा था कि यह बदल रहा है। हाँ, और यहीं पर यह टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप एजेंडा देखें तो उसमें पारंपरिक मुद्दे जैसे सीमा विवाद या पानी का बंटवारा नहीं है। तो फिर क्या है? एजेंडा में है महिलाओं की सुरक्षा और खास तौर पर यौन अपराधों की जांच में तेजी लाना। ओके, ये तो एक नेशनल प्रायोरिटी है। बिल्कुल। फिर है न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी FSTC के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। ये भी एक नेशनल स्कीम है। तीसरा है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। लक्ष्य है कि हर गांव में ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग सुविधाएं हों। और चौथा है आपातकालीन प्रतिक्रिया, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ERSS 112 का एक समान कार्यान्वयन। ये तो सब केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं। इसका मतलब जोनल काउंसिल्स अब सिर्फ राज्यों के बीच के झगड़े सुलझाने वाले मंच नहीं रहे। एग्जैक्टली, यही इसका कोर एनालिसिस है। जोनल काउंसिल्स अब सिर्फ विवाद सुलझाने वाले फोरम नहीं रहे, ये एक्शन प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। एक्शन प्लेटफॉर्म? हाँ, केंद्र सरकार इन मंचों का इस्तेमाल अपनी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू के लिए कर रही है। ये दिखाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब कैसे काम कर रहा है। ये टीम भारत के विजन को साकार करने का एक तरीका है। ये बहुत दिलचस्प है। और नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की तो अपनी एक खास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होगी, है ना? बिल्कुल, ये जियो स्ट्रैटेजी बहुत संवेदनशील है।
इसमें पंजाब, राजस्थान जैसे बॉर्डर स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे यूटीज भी हैं। और ये बैठक फरीदाबाद में हो रही है, जहां हाल ही में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था और लाल किला ब्लास्ट की कड़ियां भी जुड़ रही हैं। सही बात। तो इस बैठक का एक छिपा हुआ अनस्टेटेड एजेंडा हाई लेवल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी है। तो ये विकास और सुरक्षा दोनों को एक साथ एड्रेस करने वाला एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म बन गया है। अच्छा, एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल का, ताकि कोई कंफ्यूजन आ रहा है। जरूर। लीगल बेसिस ZC जैसा हमने कहा स्टैट्यूटरी है एक्ट ऑफ 1956 के तहत, जबकि ISC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के तहत। चेयरमैन ZC के यूनियन होम मिनिस्टर और ISC के प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। नेचर ZC एडवाइजरी है, सलाहकार। ISC रिकमेंडेटरी है, सिफारिशी। और फोकस ZC का फोकस क्षेत्रीय मुद्दे और विकास पर है, जबकि ISC का फोकस केंद्र राज्य और अंतर्राज्य समन्वय पर है। परफेक्ट। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस की दूसरी खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठा रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर देंगे। हाँ, और ये UPSC के लिए GS2 में रोल ऑफ मीडिया, GS4 एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी और ऐसे में फोर्थ स्टेट या फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे टॉपिक्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। ये कार्यपालिका के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री और फ्री प्रेस के बीच एक संवाद का मंच है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब मीडिया फ्रीडम और मिस इन्फॉर्मेशन पर पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस चल रही है। बिल्कुल। भाषण का असली कंटेंट तो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन ये घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मीडिया की भूमिका पर क्या कहते हैं, उससे हमें GS2 और GS4 के उत्तरों के लिए कुछ अच्छे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर नजर रखनी होगी। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी में आज कोई सीधी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन क्रॉस लिंकेज बहुत है। जैसे हम आगे सोशल इश्यूज में बात करेंगे, असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, जिसका सीधा असर वहाँ के पिगरी इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हाँ, ये तो है। और इंटरनल सिक्योरिटी में हम पटाखों की तस्करी की बात करेंगे, जिससे घरेलू उद्योग और सरकारी राजस्व दोनों को नुकसान होता है। तो इकोनॉमिक एंगल वहाँ भी है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आज कुछ खास नहीं है। नहीं, कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। विदेश मंत्री S जयशंकर की बहरीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई है। एक छोटी सी अपडेट है जिसे हम प्रीलिम्स फैक्ट सेक्शन में कवर कर लेंगे। ओके। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्या? दिल्ली का प्रदूषण तो हर रोज की खबर है। हाँ, और ये आज का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय है, लेकिन इस पर आज एक बहुत अच्छा संपादकीय आया है, तो हम इसे आगे एडिटोरियल इनसाइट्स मतलब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले सेक्शन में बहुत विस्तार से कवर करेंगे। ग्रेट। साइंस एंड टेक में भी आज शांति है। जी, आज कोई बड़ी खबर नहीं है। तो फिर सीधे आते हैं आज के सबसे विस्फोटक सेक्शन पर, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और पहली खबर सीधे लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़ी है, जिसमें NIA ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। 10 नवंबर को लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी, उसी केस में। हाँ, उसी केस में NIA ने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली, उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ये एक कार बॉर्न सुसाइड अटैक था। सुसाइड अटैक? जी, और ये राजधानी दिल्ली में पहला व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी VBIED सुसाइड अटैक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और हमलावर के बारे में क्या पता चला? दूसरा खुलासा यही है, सुसाइड बॉम्बर की पहचान हुई है डॉक्टर उमर उल नबी के रूप में। वो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। असिस्टेंट प्रोफेसर? जी, और तीसरा, NIA ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी कर ली है आमिर राशिद अली, जो पंपोर जम्मू कश्मीर का है। ये उस हुंडई i20 कार का रजिस्टर्ड मालिक था जिसका इस्तेमाल हमले में हुआ। ये तो आतंकवाद का एक बिल्कुल नया चेहरा सामने ला रहा है। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोर टॉपिक बन जाता है। बिल्कुल। शहरी आतंकवाद, अर्बन टेररिज्म, आतंकवाद की नई टेक्निकें जैसी VBID और ये नया ट्रेंड व्हाइट कॉलर टेरर और टेरर फाइनेंसिंग। जांच में विस्फोटकों के बारे में कुछ पता चला? हाँ, फोरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट मिला है लगभग 30-40 किलो, और उसके साथ TATP का मिश्रण। TATP? ट्राई एसीटोन ट्राइपेरोक्साइड। इसे मदर ऑफ सेटन भी कहा जाता है। ये बहुत अस्थिर लेकिन शक्तिशाली विस्फोटक है
और ग्लोबल टेरर ग्रुप्स की एक पहचान है। और फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से आया? जांच में मेवात के एक हवाला नेटवर्क का पता चला है जिसने कथित तौर पर इस ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए भेजे थे। तो ये पूरा मामला, जैसा आपने कहा, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, और मेंस के लिए इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले दिल्ली में वीबीआईडी सुसाइड अटैक होना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन है। ये तकनीक अब तक हम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सुनते थे, अब वो देश की राजधानी में आ गई है। और व्हाइट कॉलर टेरर की चुनौतियां क्या हैं? मतलब एक पढ़े लिखे आतंकवादी से निपटना क्यों ज्यादा मुश्किल है? इसकी कई चुनौतियां हैं। पहली, पहचान में मुश्किल। ये लोग हिडन इन प्लेन साइट होते हैं, समाज में घुले मिले। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर पे कौन शक करेगा? सही बात है। पारंपरिक सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग तो यहाँ फेल हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है उनकी बढ़ी हुई क्षमता, एनहांस्ड कैपेबिलिटी। उनकी शिक्षा, जैसे मेडिसिन या इंजीनियरिंग, उन्हें टीएटीपी जैसे खतरनाक विस्फोटक बनाने की टेक्निकल नॉलेज देती है, जो एक आम आदमी नहीं बना सकता। और तीसरी चुनौती शायद विचारधारा से जुड़ी है। हाँ, ये दिखाता है कि कट्टरता, रेडिकलाइजेशन सिर्फ गरीबी या अशिक्षा से नहीं आती। ये एक शक्तिशाली विचारधारा है जो पढ़े लिखे और अमीर लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसका मतलब हमारी काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजीज को भी बदलना होगा। एग्जैक्टली। अब सिर्फ सामाजिक आर्थिक रणनीतियों से काम नहीं चलेगा। अब हमें एक मजबूत वैचारिक जवाबी हमला, अ रोबस्ट आइडियोलॉजिकल काउंटर नैरेटिव की भी जरूरत है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। अब सुरक्षा से जुड़ी दूसरी खबर पर आते हैं। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये क्या है? ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई का एक ऑपरेशन है। इसके तहत उन्होंने मुंद्रा पोर्ट पर एक कंटेनर से 5 करोड़ रुपए के अवैध चीनी पटाखे जब्त किए हैं। अवैध पटाखे, ये तो हर साल दिवाली के आसपास खबर आती है। हाँ, लेकिन इस बार इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। कंटेनर में पटाखों को वाटर ग्लास सेट बताकर स्मगल किया जा रहा था। अच्छा, मिस डिक्लेरेशन का मामला है। लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे है? देखिए, ऊपरी तौर पर ये टैक्स चोरी का मामला लगता है, लेकिन ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है। ये पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गंभीर खतरा है। थोड़ा और विस्तार से समझाइए। हम एक 40 फुट कंटेनर की बात कर रहे हैं जिसमें लगभग 30,000 अनरेगुलेटेड विस्फोटक भरे हैं। ये एक बहुत बड़े बम की तरह है। पोर्ट पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये 2020 के बैरूत पोर्ट विस्फोट जैसी तबाही मचा सकता है। ओह, मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। इसीलिए पीआईबी के रिलीज में भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया गया है। अब इसके कानूनी ढांचे को समझते हैं। भारत में पटाखों का आयात बैंड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी प्रतिबंधित। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब? इसका मतलब है कि आप कानूनी तौर पर आयात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाइसेंस चाहिए। एक डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, और दूसरा पीएसओ यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से। और तस्कर इन दोनों से बचते हैं। हाँ, और इस रिस्ट्रिक्टेड नीति के पीछे 3 बड़े कारण हैं। ये तस्करी भारत के 3 क्षेत्रों को एक साथ कमजोर करती है। कौन कौन से? पहला, इकोनॉमी। ये भारत के घरेलू पटाखा उद्योग जैसे शिवकाशी को नुकसान पहुंचाती है और मेक इन इंडिया के खिलाफ है। ठीक है। दूसरा, एनवायरनमेंट। चीनी पटाखों में अक्सर रेड लेड और कॉपर ऑक्साइड जैसे प्रतिबंधित जहरीले रसायन होते हैं। ये भारत के ग्रीन क्रैकर से कहीं ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और तीसरा, सुरक्षा, जिसकी हमने बात की। एग्जैक्टली। तीसरा कारण है सिक्योरिटी और सेफ्टी। ये सीधे तौर पर जनता की सुरक्षा और पोर्ट जैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये तो वाकई एक मल्टी डायमेंशनल थ्रेट है। अब अगले सेक्शन पर आते हैं, सोशल जस्टिस। और खबर है असम से, अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर। हाँ, असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी ASF का खतरनाक प्रसार हुआ है। इसने वहां की पिगरी इंडस्ट्री मतलब सुअर पालन उद्योग को लगभग तबाह कर दिया है। आंकड़े क्या कहते हैं? इस साल 297 एपिसेंटर्स सामने आए हैं और 14,000 से ज्यादा सुअरों को मारना पड़ा है, जिसे कलिंग कहते हैं। 14,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और असम सरकार ने 7 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सुअर के मांस की बिक्री और सुअरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कैसे जरूरी है? ये GS3 इकोनॉमी में एनिमल रियरिंग, GS2 सोशल इश्यूज में लाइवलीहुड और GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में
बायोलॉजिकल डिजास्टर के तहत आता है। सबसे पहले ये बताइए कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या? ASF सुअरों में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक वायरल बीमारी है और इसका मॉर्टेलिटी रेट लगभग 100% है। मतलब जिस सुअर को ये हो गया उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये नॉन ज़ूनोटिक है। नॉन ज़ूनोटिक मतलब ये इंसानों को संक्रमित नहीं करती। ये स्वाइन फ्लू H1N1 से अलग है जो इंसानों में फैलता था। अच्छा, तो ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है। और क्या इसकी कोई वैक्सीन या इलाज है? नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और कोई इलाज भी नहीं है। इसे नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है कलिंग, यानी संक्रमित और आसपास के सभी जानवरों को मारना और सख्त बायोसिक्योरिटी अपनाना। तो अगर ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है तो ये इतना बड़ा संकट क्यों है? क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एक लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है। लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे? देखिए, पूर्वोत्तर भारत में खासकर असम में सुअर पालन छोटे और सीमांत किसानों की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये बीमारी उनकी आजीविका को खत्म कर रही है। और फूड सिक्योरिटी? उस क्षेत्र में पोर्क प्रोटीन का एक मुख्य और सस्ता स्रोत है, तो इसकी कमी से खाद्य सुरक्षा का संकट भी पैदा होता है। और इसका कोई इकोलॉजिकल एंगल भी है? हाँ, और वो बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा खतरा है स्पिलओवर का। स्पिलओवर मतलब इस बीमारी का पालतू सूरों से जंगली सूरों में फैल जाना। अगर ऐसा हुआ तो जंगल में इस वायरस का एक स्थायी भंडार, अ परमानेंट रेजर्वोयर बन जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा और बार बार पालतू जानवरों में फैलता रहेगा। और इससे भी बड़ा खतरा है असम के जंगलों में रहने वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग? हाँ, ये दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है और पहले से ही विलुप्त होने की कगार पर है। अगर ये वायरस उन तक पहुंच गया तो शायद उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाए। ओह, ये तो एक क्लासिक वन हेल्थ समस्या है। बिल्कुल, जहां जानवरों का स्वास्थ्य, इंसानों की आजीविका और वन्य जीवों का संरक्षण सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और स्वाइन फीवर होता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर। उससे ये कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। ASF एक DNA वायरस से होता है, जबकि क्लासिकल स्वाइन फीवर यानी CSF एक RNA वायरस से। और वैक्सीन? ASF की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन CSF की वैक्सीन उपलब्ध है जिसे ICVR ने ही विकसित किया है। लेकिन दोनों ही नॉन ज़ूनोटिक है ना? हाँ, दोनों ही इंसानों में नहीं फैलते। चलिए, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अब हम अपने अगले सेगमेंट पर चलते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट्स। इसमें हम आज की खबरों से निकले कुछ क्विक फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। जी बिल्कुल। तो पहला फैक्ट, अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरल बीमारी सिर्फ सुअरों के लिए, इंसानों के लिए खतरा नहीं, मतलब नॉन ज़ूनोटिक, और सबसे जरूरी कोई वैक्सीन नहीं है। और क्लासिकल स्वाइन फीवर? ये भी वायरल बीमारी है, नॉन ज़ूनोटिक है, लेकिन इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। जोनल काउंसिल्स? स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। इंटरस्टेट काउंसिल? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय, आर्टिकल 263 के तहत अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑपरेशन फायर ट्रेल? DRI द्वारा अवैध पटाखों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। AATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, एक अस्थिर और शक्तिशाली होममेड एक्सप्लोसिव जिसे मदर ऑफ सेटन भी कहते हैं। लाल किला ब्लास्ट में इसका इस्तेमाल हुआ। VBIED व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी विस्फोटकों से लदी हुई गाड़ी। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये कहाँ से आया? ये आज के एक संपादकीय से है, POSCO एक्ट पर। इस कानून का सेक्शन 13(1) कहता है कि कानूनी टेक्स्ट में जहां भी ही लिखा है उसमें शी भी शामिल माना जाएगा। इंटरेस्टिंग। अगला है विकेड प्रॉब्लम। विकेड प्रॉब्लम एक ऐसी जटिल, बहुआयामी और राजनीतिक रूप से कठिन समस्या को कहते हैं जिसका कोई एक सरल समाधान नहीं होता, जैसे दिल्ली का वायु प्रदूषण, हैप्पी सीडर या बायो डिकम्पोजर। ये पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए प्रस्तावित तकनीकें हैं। ULEZ मतलब अल्ट्रा लो एमिशन जोन। ये लंदन द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया एक उपाय है जिसमें ज्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर शुल्क लगाया जाता है। और आखिरी, इंडिया बहरीन रिलेशंस। बस एक छोटी सी अपडेट कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहरीन के अपने समकक्ष से फोन पर बात की है। बहुत बढ़िया, ये क्विक रिवीजन बहुत काम आता है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी सेगमेंट पर,
मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी, अब देखते हैं कि इन टॉपिक्स पर मेंस में सवाल कैसे बन सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो पहला सवाल GS2 पॉलिटी से, जोनल काउंसिल्स को एक्शन ओरिएंटेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मंच के रूप में विश्लेषण करें। 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा कैसे इस बदलाव को दर्शाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो समझते हैं। हाँ, बताइए। इंट्रो में आप जोनल काउंसिल्स को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में परिभाषित करेंगे और बताएंगे कि इन्हें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। बॉडी के पहले हिस्से में आप उनकी पारंपरिक भूमिका बताएंगे, जैसे अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना। और फिर दूसरे हिस्से में बदलाव दिखाएंगे। एग्जैक्टली। बॉडी के दूसरे हिस्से में आप बताएंगे कि कैसे 32वीं बैठक का एजेंडा, जिसमें FTSC, ERSS 112, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे मुद्दे हैं, इसे एक एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाता है। यहाँ पे आप टीम भारत विजन का उल्लेख भी कर सकते हैं। और NGC का स्पेशल एंगल। हाँ, बॉडी के तीसरे हिस्से में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के विशेष सुरक्षा आयाम का उल्लेख करें, जिसमें बॉर्डर स्टेट्स और यूटीज शामिल हैं। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि जोनल काउंसिल्स अब सिर्फ सलाहकार मंच नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय शासन के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मंच बन रहे हैं। परफेक्ट स्ट्रक्चर। अब दूसरा सवाल GS3 सिक्योरिटी से। लाल किला ब्लास्ट की NIA जांच व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा करती है। शिक्षित प्रोफेशनलों का कट्टरता की ओर जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या विशिष्ट चुनौतियां पेश करता है? ये आज की सबसे जरूरी खबर पर आधारित है। इसका जवाब कैसे फ्रेम करें? और बॉडी में चुनौतियां बतानी है। हाँ। बॉडी में आप चुनौतियों को पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला, डिटेक्शन, यानी इन्हें पहचानना मुश्किल है। दूसरा, रेडिकलाइजेशन पैराडाइम, ये गरीबी और अशिक्षा वाले तर्क को चुनौती देता है। तीसरा, इन्हांस्ड कैपेबिलिटी, यानी उनका तकनीकी ज्ञान, जैसे TATP बनाना। और चौथा, एक्सेस एंड इन्फिल्ट्रेशन, पेशेवर होने के नाते उन्हें संवेदनशील जगहों तक पहुंच मिल सकती है। ये 4 पॉइंट्स बहुत मजबूत है। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि अब सिर्फ सामाजिक आर्थिक रणनीतियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक मजबूत वैचारिक जवाबी हमले की भी जरूरत है। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल GS3 एनवायरनमेंट। संपादकीय के लेखक दिल्ली की हवा को एक विकेड प्रॉब्लम और एक संरचनात्मक विफलता कहते हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण के जटिल परस्पर जुड़े कारणों का मूल्यांकन करें, वैश्विक उदाहरणों से सीखते हुए NCR के लिए एक एकीकृत रणनीति का प्रस्ताव दें। ये क्लासिक एनवायरनमेंट का सवाल है। इसमें विकेड प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल। इंट्रो में आप विकेड प्रॉब्लम को परिभाषित करेंगे और दिल्ली प्रदूषण के आर्थिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव के कुछ आंकड़े दे सकते हैं। बॉडी के पहले हिस्से में आप इसके जटिल कारणों को बताएंगे, भौगोलिक, मानव निर्मित जैसे वाहन निर्माण, पराली और शासन की विफलता, गवर्नेंस फेलियर। और दूसरे हिस्से में समाधान। हाँ, बॉडी के दूसरे हिस्से में आप एक एकीकृत रणनीति का प्रस्ताव देंगे। इसमें आप वैश्विक उदाहरण देंगे, जैसे लंदन का ULEZ या बीजिंग के उपाय। फिर NCR के लिए एक यूनिफाइड एयरशेड मैनेजमेंट प्लान, हैप्पी सीडर्स जैसे तकनीकी समाधान और नागरिक भागीदारी का सुझाव देंगे। और कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि समाधान ज्ञात है, कमी सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति और एकीकृत कार्यान्वयन की है। इस कथन को वैधानिक व्याख्या, विधायी मंशा और कानून के उद्देश्य के तर्कों का उपयोग करके सही ठहराएं। ये लीगल इंटरप्रिटेशन पर आधारित सवाल है। इसे कैसे अप्रोच करें? इंट्रो में आप बताएंगे कि POSO एक्ट पीड़ितों और अपराधियों दोनों के लिए जेंडर न्यूट्रल है। ये इसकी फंडामेंटल डिजाइन है। और बॉडी में वो 3 तर्क देने हैं जो सवाल में पूछे गए हैं। हाँ, बॉडी में आप 3 हेडिंग्स के तहत तर्क देंगे। पहला, टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। इसमें आप जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 13(1) का हवाला देंगे कि ही इंक्लूड्स शी। दूसरा, लेजिस्लेटिव इंटेंट। इसमें आप बताएंगे कि संसद ने जानबूझकर इसे भारतीय न्याय संहिता BNS के बलात्कार कानून की तरह जेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाया। और तीसरा, नॉर्मेटिव पर्पस। करेक्ट। तीसरा, नॉर्मेटिव पर्पस यानी कानून का उद्देश्य। इसका उद्देश्य शक्ति के दुरुपयोग से बच्चों को बचाना है और ये दुरुपयोग किसी भी जेंडर द्वारा किया जा सकता है।
और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आप इन तीनों तर्कों को समराइज करेंगे और कहेंगे कि कानून का पाठ, इरादा और उद्देश्य सभी इसकी जेंडर न्यूट्रल प्रकृति की पुष्टि करते हैं। फैंटास्टिक। ये मेंस आंसर राइटिंग सेशन बहुत ही हेल्पफुल था। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, क्विज। मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगी। तैयार हूं। पहला सवाल, जोनल काउंसिल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, ये संवैधानिक निकाय हैं। बी, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। सी, वे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा स्थापित स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। या डी, इनकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। इसका सही जवाब है सी, वे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा स्थापित स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। एक्सप्लेन करें। जैसा हमने चर्चा की, ये संवैधानिक नहीं, वैधानिक है। इनके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, और इनकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं, बाध्यकारी नहीं। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक जूनोटिक बीमारी है। दूसरा, इसके नियंत्रण के लिए आईकार द्वारा विकसित टीका उपलब्ध है। कौन सा सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दोनों। या डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों ही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ASF नॉन जूनोटिक है, ये इंसानों में नहीं फैलता और इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। जो टीका आईकार ने बनाया है वो क्लासिकल स्वाइन फीवर CSF के लिए है, ASF के लिए नहीं। एक्सीलेंट। तीसरा सवाल, भारत में पटाखों का आयात रिस्ट्रिक्टेड है और इसके लिए किन संस्थानों से लाइसेंस की आवश्यकता होती है? ए, सिर्फ DGFT। बी, सिर्फ PSO। सी, DGFT और PSO दोनों। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, DGFT और PSO दोनों। कैसे? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत आपको DGFT से लाइसेंस चाहिए और एक्सप्लोसिव्स रूल्स के तहत PSO से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। चौथा सवाल, POCSO एक्ट पर संपादकीय में ही सर्वनाम के तर्क का खंडन करने के लिए किस कानून का हवाला दिया गया है? ए, द इंडियन पीनल कोड 1860। बी, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। सी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। या डी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका जवाब है बी, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। और इसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13(1) जो कहता है कि मैस्कुलिन जेंडर में ही लिखा हो तो उसमें फेमिनिन जेंडर शी भी शामिल माना जाएगा। परफेक्ट। आखिरी सवाल, TATP ट्राई एसीटोन ट्राईपेरोक्साइड जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? ए, एक नया क्रिप्टोकरेंसी। बी, असम में पाया गया एक दुर्लभ खनिज। सी, लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया एक अस्थिर होममेड एक्सप्लोसिव। या डी, इसरो द्वारा विकसित एक नया रॉकेट ईंधन। इसका जवाब बहुत साफ है, सी, लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया एक अस्थिर होममेड एक्सप्लोसिव। और इसका दूसरा नाम? मदर ऑफ सेटन। बहुत बढ़िया। पांचों जवाब सही। तो अब आज की चर्चा को समाप्त करते हुए की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। आज की मुख्य बातें क्या रहीं? पहली और सबसे बड़ी बात ये कि जोनल काउंसिल्स अब सिर्फ सलाहकार निकाय नहीं रहे हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। दूसरा, व्हाइट कॉलर टेरर एक नई और गंभीर सुरक्षा चुनौती है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल है और इसकी तकनीकी क्षमता ज्यादा है। तीसरा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक पब्लिक हेल्थ संकट नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक गंभीर आजीविका और खाद्य सुरक्षा का संकट है, जिसका एक बड़ा इकोलॉजिकल एंगल भी है। चौथा, पॉक्सो एक्ट अपने डिजाइन से ही जेंडर न्यूट्रल है और इसे टेक्सचुअल, इंटेंशनल और नॉर्मेटिव तर्कों से साबित किया जा सकता है। और पांचवा, दिल्ली का वायु प्रदूषण एक विकेट प्रॉब्लम है, जिसे केवल एक एकीकृत, विज्ञान आधारित और अंतर्राज्यीय रणनीति से ही हल किया जा सकता है, टुकड़ों में नहीं। बिल्कुल सही। तो ये थे आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लें।